परवीन कातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा पिछली वीडियो में हमने जो हमारा टॉपिक चल रहा था लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, उसमें हमने लघुत्तम समापवर्त्य से संबंधित प्रश्नों को हल किया था। आज हम हमारे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक की परिभाषा की अगर हम बात करें कि महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, तो महत्तम का मतलब होता है बड़ा, ठीक है ना। समापवर्तक का मतलब मैंने आपको अच्छे से पिछले वीडियो में अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। तो दो या अधिक संख्याओं का वो सबसे बड़ा गुणनखंड, क्योंकि समापवर्तक जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस अपवर्तक, ठीक है। और अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड, यानी दो या अधिक संख्याओं का वो सबसे बड़ा गुणनखंड जो सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। यानी जितनी भी संख्याओं का हम मसर निकाल रहे हैं उन सभी को अगर वो विभाजित कर देगा, यानी उनका भाग पूरा पूरा चला जाएगा, वो उनका मसर कहलाता है या उसे उसका मसर कहते हैं, ठीक है। दूसरी परिभाषा की अगर हम बात करें तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। बड़ी से बड़ी बताना है, छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी, ठीक है। वो बड़ी से बड़ी संख्या, यानी उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी तो जाएगी भाग देगी तो चली जाएगी सभी में, लेकिन हमें बड़ी से बड़ी होगी। वो मतलब में क्या होगी, बड़ी से बड़ी होगी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो उनका मसर कहलाता है, ठीक है। अब मसर कैसे निकाला जाता है, या यूं हम कहें कि महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, तो मसर निकालने की हमारे पास विधियां होती है। तो पहली विधि हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हम मसर निकाल सकते हैं, दूसरी है कि भाग विधि से भी हम मसर निकाल सकते हैं, और समापवर्तक के आधार पर भी हम मसर निकाल सकते हैं। ये तीन विधियां हैं। तो अब हम इन विधियों के द्वारा प्रश्नों को मैं आपको तीनों विधियों के द्वारा बताऊंगी, जो विधि आपको अच्छी लगे आपको उस विधि से उनको हल करना है। देखिए अब जैसे हमारा प्रश्न है यहाँ पर कि 12 और 28 का हमें मसर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तीनों विधियों से आपको बता रही हूँ, और जो आपको समझ में आया आप उस विधि से उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली विधि करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब है कि इनके जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इस विधि को हम अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड विधि निकालेंगे तो हम 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 28 के भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। यानी इनमें केवल अभाज्य संख्याओं का हमें भाग लगाना है, इसलिए इस विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। अब देखिए यहां पर हमें अभाज्य संख्याओं का भाग लगाना है, तो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। कौन सी होती है? 2। अब देखेंगे कि 12 में 2 का भाग जा रहा है क्या, यानी भाग कैसे करते हैं, जैसे हम नॉर्मल भाग करते हैं ना, ऐसे इस तरीके से 2 का भाग 12 में लगाए, वैसे करना है। इसका करने का तरीका अलग हो जाएगा, इसे इसको इस तरीके से बनाकर हम डिजाइन से इस तरीके से करना पड़ेगा इसको, ठीक है। भाग वही है, जैसे 2 का भाग हम लगा रहे हैं वैसे इनमें लगाना होता है। भाग पर इधर आएगा, इसमें भाग पर हम नीचे की तरफ लिख देते हैं, ठीक है। तो 2 का भाग जाएगा क्या, तो हमने भाजकता के नियम पढ़े थे। हमने जो पहला हमारा टॉपिक पढ़ा था संख्या और संख्या पद्धति, उसमें हमने भाजकता के नियमों को पढ़ लिया था। तो 2 का भाजकता का नियम होता है कि जिस संख्या का इकाएकांक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होती। तो इसका इकाएकांक 2 है, इसका मतलब ये संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होगी। तो 2 का भाग हम लगा देंगे। 2 का भाग 12 में कितनी बार आ जाएगा? 6 बार। 2 छिकी 12, ठीक है। अब देखिए अब 6 आ गए हमारे यहाँ पर। अब 2 का भाग फिर देंगे, अगर जा रहा है तो, अगर नहीं जाता है तो फिर अगली अभाज्य संख्या का देंगे। तो 2 का भाग 6 में जाता है 3 बार, तो देंगे। जब तक जा रहा है तब तक हम देते जाएंगे, 2 3 6, कितनी बार गया? 3 बार। अब 3 हमारी अभाज्य संख्या आ गई। अभाज्य संख्या आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि अभाज्य संख्या में स्वयं का ही भाग जाता है। हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में भी अच्छे से समझ लिया था पहले की जो हमारा पहला टॉपिक था उसमें, ठीक है।
तो 3 में 3 का ही भाग जाएगा, 3 एकम 3। यानी ये गुणनखंड की जो विधि हम कर रहे हैं, भाज्य गुणनखंड की विधि कब तक चलती जाएगी, जब तक कि नीचे हमारे भागफल में 1 ना आ जाए। तो यहाँ पर एक बार गया 3 एकम 3, ठीक है, एक बार आ गया, नीचे 1 आ गया, इसके बाद हमारा जो ये विधि थी भाज्य गुणनखंड विधि, ये खत्म हो गई, ठीक है। अब 28 की करते हैं। तो 28 में देखिए इकाई का अंक 8 है, 8 है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग पहले 2 में देंगे तो 2 एकम 2, 8 में देंगे तो 2 चौके 8, कितनी बार गया, 14 बार, ठीक है। क्या अभी भी 14 में 2 का भाग जा रहा है कि जब तक देते जाएंगे जब तक जा रहा है, ठीक है। तो इकाई का अंक 4 है तो इसमें भी जाएगा, तो 2 का भाग इसमें भी जाएगा, 2 7 14, ठीक है। और 7 अभाज्य संख्या है तो 7 में 7 का जाएगा, अभाज्य संख्या में तो स्वयं का ही भाग जाता है, अन्य का नहीं जाता, क्योंकि हमने अभाज्य संख्या भी पढ़ ली थी कि जिस संख्या में एक और स्वयं का ही भाग जाता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो 7 में 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7 एक बार, ठीक है, 1 आ गया, यानी हमारे अभाज्य गुणनखंड जो हमने किए थे वो कंप्लीट हो गए। अब आगे क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंडों के हम क्या बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। यहाँ पर 2 संख्या है, 1 और 2, तो 2 2 के जोड़े बनेंगे। अगर हमारे 3 संख्या है तो 3 3 के जोड़े बनेंगे। अगर 4 संख्या है तो 4 वाले हमारे जोड़े बनेंगे, ठीक है। तो 12 के गुणनखंड हमारे 2 गुणा में 2 गुणा में 3, ठीक है। और 28 के गुणनखंड आए हमारे अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा में 2 गुणा में 7, ठीक है। अब क्या करना है, इनके जोड़े बनाने हैं, यानी सेम सेम, यानी दोनों में उनके जोड़े ही हम यहाँ बनाएंगे। जिनके जोड़े नहीं बनते उनसे हमें कोई काम नहीं है, उनको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। लसा में क्या होता था, जोड़े से भी उतार देते और बचे हुए को भी हम लिखते थे, लेकिन मसा में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एक स्तंभ तो हमारा इसका बन गया, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो एक जोड़ा हमारा इसका बन गया, ठीक है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है तो नहीं बनेगा, यहाँ 7 है, ऊपर 7 नहीं तो यहाँ पर भी नहीं बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे कि 12 28 का मस बराबर, अब जैसे जोड़े तो हमने बना लिए, यहाँ पर अभी 2 का जोड़ा बनाए, उसमें से एक 2 को हम ले लेंगे, और यहाँ पर भी 2 का जोड़ा बनाए, इस जोड़े में से हम एक 2 को ले लेंगे। तो 2 को 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4, कितने आ गए, 2 दूनी 4। तो 12 और 28 का मस कितना आ गया, 4। ये किस विधि से किया हमने, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। अब दूसरा हम करते हैं, तो दूसरी विधि हमारी कौन सी, भाग विधि, ठीक है। दूसरी हम भाग विधि से इसको करते हैं। तो देखिए भाग विधि में कैसे किया जाता है, छोटी संख्या का भाग हम बड़ी संख्या में देते हैं, ठीक है। तो देखिए 12 और 28 में छोटी संख्या है हमारी, 12 और 28 हमारे बड़े, तो 12 का भाग हम 28 में लगा देंगे, 12 का भाग किस में लगा देंगे, 28 में, ठीक है। जैसे हम भाग करते हैं वैसे भाग यहाँ पर करना है, ठीक है। तो 12 का भाग 28 में लगाएंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 के 36 ज्यादा हो जाएंगे तो कितनी बार गया, 2 बार, 12 दूनी 24, कितने बच गए हमारे शेषफल, 8 में 4 गए 4 और 2 में से 2 गए तो 0, ठीक है। अब यहाँ 4 शेषफल बच गए, ये 4 तो हमारा क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, ठीक है। और जो 12 हमारा जो भाजक था, यानी ये शेषफल तो भाजक बन गया, जो 12 हमारा भाजक था वो क्या आ जाएगा, भाज्य, यानी अंदर इसको इसमें भाग लगा देंगे, 4 का भाग हमारे जो भाजक था उसमें लगा देना। इस तरीके से इनको करना है। देखो पहले 12 का भाग हमने 28 में लगाया, 2 बार गया, शेषफल आ गए हमारे 4। अब 4 जो शेषफल आए वो तो हमारे बाहर रह जाएंगे, यानी बाहर का मतलब है ये भाजक बन जाएगा 4 तो, और जो 12 हमारा जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा, यानी इसको अंदर लाना है, इसमें भाग देना है, 4 का भाग अब 12 में देना है। तो कितनी बार जाएगा, 4 3 12, कितनी बार गया, 3 बार, तो 2 में से 2 गए 0, 1 में से 1 गया तो 0। और कब तक कर रहा है ये अपने को भाग, कब तक देना है, जब तक कि नीचे शेषफल में 0 0 नहीं आ जाते। जब 0 0 आ जाएंगे इसका मतलब हमारी भाग विधि कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब इसमें मसर क्या होगा, कैसे कौन सी संख्या को मानेंगे हम, तो जब 0 0 हमारे किसको भाग देने पर आए थे, 4 का भाग देने पर, यानी लास्ट जो भाजक है हमारा, लास्ट भाजक क्या है हमारा, 4 है, यानी 4 का भाग 12 में देने पर हमारे शेषफल 0 0 आए थे। तो जो लास्ट वाला जो भाजक है वही हमारा क्या होगा, मस होगा। तो हम लिखेंगे 12 28 का मस बराबर 4 होगा, क्या होगा, 4, ठीक है। ये हो गई हमारी भाग विधि, यानी छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में लगाना है।
लगाने के बाद जो शेषफल बच रहा है वो तो हमारा भाजक बन जाएगा, और जो भाजक था वो हमारा भाज्य में आ जाएगा। और इस काम को हम दोहराते रहेंगे। कब तक दोहराना है? जब तक कि नीचे शेषफल में 0 नहीं आ जाते। जब 0 आ जाएंगे, जो हमारा आखिरी जो भाजक होगा वही हमारा मस होगा। ठीक है, चलिए अब तीसरी विधि हमारी समापर्तक के आधार पर भी हम कर सकते हैं। हालांकि इस विधि का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि जब बड़ी संख्या आ जाती है तब समापर्तक निकालने में टाइम लगता है। ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी 3 अंकों की 4 अंकों की संख्या है तो समापर्तक लिखने में बहुत टाइम लग जाता है कि किस किस का उसमें भाग जाएगा। क्योंकि समापर्तक का मतलब क्या होता है? गुणनखंड लिखना, यानी उन संख्याओं में किन किन का भाग जाता है, और सबसे जो बड़ा गुणनखंड होगा वही उनका क्या होता है? मस होता है। ठीक है, लेकिन आप छोटी संख्या हो तो उससे कर सकते हैं हम समापर्तक के आधार पर। विधि तो है, आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं चाहो तो आप दूसरी विधि से कर सकते हो। ठीक है, तो 12 28 का समापर्तक के आधार पर करेंगे तो हम 12 और 28 की क्या लिखेंगे? अपवर्तक लिखेंगे। अपवर्तक का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड के बारे में हमने पहले की जो वीडियो थी उसमें अच्छे से समझ लिया था कि अपवर्तक किसे कहते हैं या गुणनखंड किसे कहते हैं। ठीक है, तो 12 के गुणनखंड लेंगे तो 12 में 1 का भाग जाता है, तो 1 सभी का गुणनखंड होता है। ठीक है, अपवर्तक होता है। 2 का भी जाता है, 2 छकी 12, 3 का भी जाता है, 3 चौक 12, 4 का भी जाता है, 4 3 12, और उसके बाद 5 का नहीं जाता, 6 का जा रहा है, 6 दूनी 12, 6 के बाद 7 का नहीं जा रहा, 8 का भी नहीं जाता, 9 का भी नहीं जाता, डायरेक्ट किसका जाएगा? 12 का। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गए? अपवर्तक हो गए। ठीक है, 28 के हम अपवर्तक लिखे तो 28 का 1 तो लिखना है, 1 तो सभी का अपवर्तक होता है। 2 का भी भाग जाता है इसमें 14 बार। ठीक है, 3 का जाता है नहीं, 4 का जाता है, 4 7 28। ठीक है, 4 का 5 का जाता है नहीं है, 6 का भी नहीं जाता, 7 का भी नहीं, 7 का जाता है, 7 चौक 28। ठीक है, उसके बाद 7 के बाद 8 का भी नहीं जाता, 9 का भी नहीं जाता भाग, 10 का भी नहीं जाता, 11 का भी नहीं जाता, 12 का भी नहीं जाता, 13 का भी नहीं जाता, 14 का जाता है, 14 दूनी 28। ठीक है, और 28 फिर 14 के बाद में डायरेक्ट किसका जाएगा? यानी 14 को 2 बार बोलने पर 14 दूनी 28 आ गए, तो फिर आगे हम डायरेक्ट ही क्या लिख देंगे? आखिरी संख्या यानी 28 ही होगा उसका गुणनखंड या अपवर्तक। ठीक है, तो हमने 12 के भी अपवर्तक लिख लिए और हमने किसके अपवर्तक लिख लिए? 28 के भी अपवर्तक लिख लिए। ठीक है, अब दोनों के अपवर्तक में देखिए, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है। ठीक है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। समान समान अपवर्तकों के देखिए, सम का मतलब समान और अपवर्तक का मतलब गुणनखंड, समान अपवर्तक के आधार पर। तो यह समान हमें 1 2 3 अपवर्तक मिल गए, लेकिन हमारा मस क्या होगा? जो इनका सबसे बड़ा गुणनखंड होगा। ठीक है, तो इनका सबसे बड़ा 1 2 और 4 में सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है? 4 है। कौन सा है? 4। तो वही हमारा क्या हो जाएगा? इनका मस हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 12 28 का मस बराबर है 4। क्या है? 4। ठीक है, तो हमने तीनों विधियों से अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि और समापर्तक के आधार पर हमने इनका मस निकाल लिया। ये हमने 2 संख्याओं का किया था। अब हम नेक्स्ट 3 संख्याओं का भी कर देखेंगे। प्रश्न है हमारा 15 30 और 45 का मस में निकालना है। ठीक है, इसको भी मैं आपको तीनों विधियों से समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि 2 संख्याओं का कैसे करते हैं, 3 संख्याओं करते हैं। सेम ही करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अभी किया था 2 संख्याओं का, वैसे 3 संख्याओं का भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो पहली विधि से करते हैं हम यहाँ पर। तो पहली विधि हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, 15 30 और 45 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहां लिख देंगे 15 30 और 45। ठीक है, अभाज्य का मतलब अभाज्य संख्याओं का इनमें भाग जाना चाहिए। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का हमें भाग लगाना है। ठीक है, तो पहली संख्या है हमारी 15। तो 15 में देखेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? हमारी 2। तो 15 में 2 का भाग जा रहा है क्या? तो देखिए 15 का इकाएकांक हमारे 5 है, तो 5 है तो 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि इकाएकांक क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। ठीक है, 2 का नहीं जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं। 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन होती है? 3। क्या 3 का भाग जाएगा कि इसमें? तो 3 का भाजकता का नियम क्या होता है कि अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला जाए तो वो संख्या 3 से पूरी बार विभाजित हो जाती है। तो अंकों का योग करते हैं तो 5 और 1 कितने होते हैं? 6।
और 6 में 3 का भाग जाता है 3 दूनी 6 2 बार, इसका मतलब है 15 में 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग जाएगा, 3 पंजे 15। ठीक है, अब 5 आ गया, और 5 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या, तो 5 में तो 5 का ही भाग जाएगा, तो 5 एकम 5। कब तक करना है? जब तक कि भागफल में 1 ना आ जाए। तो यहाँ पर 1 आ गया, तो यहाँ पर इसका भाज्य गुणनखंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं 30 के भाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो देखते हैं 30 में सबसे पहले किसका देना है? 2 का, तो 2 का भाग जा रहा है क्या? तो इकाएकांक 30 में इकाएकांक 0 है, तो हाँ इसमें 2 का भाग चला जाएगा पूरी बार। तो 2 का भाग पहले 3 में देंगे, तो 2 एकम 2, यहाँ शेषफल बच गए 1, आगे 0 उतारे तो कितने हो गए? 10, और 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार, 2 पंजे 10। ठीक है, क्या अभी भी 2 का जा रहा है क्या 15 में? तो नहीं, क्योंकि इकाएकांक क्या है इसमें? 5 आ गया, तो नहीं जाएगा। तो 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है हमारी? 3। क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? तो जाएगा, क्योंकि अंकों का योग कर लेते हैं, 5 और 1 कितने होते हैं? 6, और 6 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें जाएगा, हमें अभी 15 का किया था ना, तो यह 15 ही। ठीक है, तो 3 का भाग जाएगा, 3 पंजे 15, और 5 अभाज्य संख्या आ गई, तो 5 में 5 का जाएगा, 5 एकम 5। अभाज्य संख्या में तो स्वयं का ही भाग जाता है। ठीक है, चलिए 30 के भी अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम करते हैं 45 के। ठीक है, तो 45 में देखते हैं इसका इकाएकांक क्या है? हमारे 5 है, तो 5 है, तो इकाएकांक तो 2 का भाग जाएगा कि इसमें? नहीं जाएगा, क्योंकि इकाएकांक 5 है, तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 3 आती है, तो 3 का जाएगा क्या? तो 3 का नियम क्या कहता है भाजकता के? कि अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला गया तो उस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। तो अंकों को जोड़ लेते हैं, तो ये 5 है, ये 4 है, 5 और 4 कितने हो गए? 9, अंकों का योग 9 हो गया, 9 में 3 का भाग जा रहा है ना, 3 तिया 9, 3 बार, इसका मतलब है कि 45 में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग पहले 4 में देंगे, तो 3 एकम 3, शेषफल कितने बच गए? 1, आगे उतारे 5, तो कितने हो गए? 15, तो 3 पंजे 15। ठीक है, कितनी बार गया? 15 बार। कितनी बार चला गया? 15 बार। अब 15 आ गया, 15 में फिर जा रहा है कि 3 का भाग, तो देखते हैं 5 रे कितने होते हैं? 6 अंकों का योग 6 हो रहा है, 6 में 3 का भाग जाता है 2 बार, इसका मतलब 15 में भी जाएगा, तो 3 पंजे 15। 5 अभाज्य संख्या आ गई, तो 5 में 5 का ही जाएगा, 5 एकम 5। तीनों के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब क्या करना है? इनके अभाज्य गुणनखंडों को हम लिख देंगे। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड आए 3 गुणा में 5, ठीक है, और 30 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा में 3 गुणा में 5, ठीक है, और 45 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे 3 गुणा में 5, ठीक है, तीनों को लिख लिया। अब क्या करना होता है इसमें? लिख लिए, जैसे 2 के है तो 2 संख्याओं के लिखेंगे, 3 है तो 3 के, 4 है तो 4 के। अब 3 संख्या है हमारे 5, 15, 30, 45, तो 3 के ही हमें ग्रुप बनाने, यानी सेम संख्याओं के जोड़े यहाँ पर बनाने, ठीक है। तो देखते हैं 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, तो 3 का एक जोड़ा हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, तीनों में है, तो तीनों का जोड़ा बन जाएगा। ऐसे नहीं कि 2 के जोड़े बनाने, नहीं, 3 संख्या है तो फिर 3 के बनाएंगे, 4 संख्या है तो 4 के ग्रुप हम बनाएंगे। तो यहाँ 3 थी, तीनों में मिल रहे इसलिए बन गया, इसमें 5 तीनों में था इसलिए इसका भी बन गया। अब इसमें 2 है और इसमें इनमें है नहीं तो नहीं बनेगा, इसमें 3 है, ऊपर वाले में किसी में नहीं है, तो इनको तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कि 15, 30, 45 का मस 15, 30, 45 का मस क्या होगा हमारे? तो यहाँ पर इस जोड़ा 3 का बना था, इसमें से एक 3 को हम ले लेंगे, ठीक है, गुणा में यहाँ पर 5 का एक जोड़ा बना था, यहाँ पर ग्रुप बना था इसका, तो इसमें से भी हम 5 को ले लेंगे। तो 3 को 5 से गुणा किया तो 3 पंजे 15, ठीक है। तो भाज्य गुणनखंड विधि से हमने इनका मस निकाला, तो हमारे क्या आया? 15 आंसर आ गए। कितने आ गए? 15। इनका मस क्या होगा? 15, 30 और 45 का मस क्या आ गया? 15, ठीक है, आगे समझ में। अब दूसरी विधि हमारी इसकी भाग विधि, ठीक है। भाग विधि से हम इसको करेंगे, तो देखिए क्या करते हैं, पहले छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं। तो छोटी संख्या हमारी 15 है, उससे बड़ी क्या है? 30 है, तो 15 का भाग किसमें लगाएंगे? 30 में लगाएंगे, ठीक है। पहले 2 का करेंगे, तीसरी संख्या को हम छोड़ देंगे, इसी कैसे उसका हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो पहले 15 में हम 30 का भाग, 15 का भाग किसमें लगा देंगे? 30 में लगा देंगे। 15 का भाग किसमें लगा देंगे? 30 में, ठीक है। तो 15 का भाग 30 में लगाया तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, 15 दूनी 30, ठीक है।
कितने आ गए, 0 0। ठीक है, तो 15 का भाग जब 30 में लगाए तो 2 बार लगाने पर हमारा पूरा पूरा चला गया, शेषफल में आ गया 0, यानी 0 आया तो इसका भाजक था हमारा 15, वही इसका मस हो गया। ठीक है, इन दो का भी 15 30 का ही हुआ है। ठीक है, अब ये जो भाजक आया है हमारा 30, ये सॉरी 15 आया है हमारा जो भाजक, उसका भाग अब किसमें लगाना है, हमें 45 के अंदर लगाना है, यानी 15 का भाग देने पर हमारे 0 0 आए थे, उस भाजक का भाग हमारे को किसमें लगाना है, हमारी जो बची हुई संख्या है ना नेक्स्ट, यानी तीसरी संख्या बच गई 45, उसके अंदर लगा देना है। तो हमारी 45 बची थी, तो 15 का भाग हम 45 में लगा देंगे। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 3 45, 3 बार चला गया, तो 3 बार जाने पर हमारे शेषफल में आ गए 0 0। तो हम कब तक करते हैं ये प्रक्रिया, बाकी जब तक कि शेषफल में 0 0 न आ जाए। ठीक है, अब 0 0 आए तो लास्ट भाजक क्या था हमारा, 15 ही था, 15 का भाग देने पर 0 0 आया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मस हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 15 30 45 का मस बराबर 15। ठीक है, यानी 0 0 जब लास्ट भाजक, जिससे लास्ट भाजक से 0 0 आया है, वही हमारा मस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भाग विधि 3 संख्याओं की थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहली 2 संख्या से करेंगे, छोटी का भाग बड़ी में देंगे, फिर उससे जब 0 0 जब आ जाए तो उस लास्ट भाजक का भाग हम किस में देंगे, आखिरी वाली संख्या में दे देंगे। और आखिरी वाली संख्या में भी जब 0 जिस भाजक का भाग देने पर, जिस संख्या का भाग देने पर 0 हमारे शेषफल में आए, वो लास्ट वाला भाजक ही हमारा क्या होगा, मस कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 15 हमारा इनका मस हो गया। ठीक है, तीसरी विधि है हमारी इसकी समापर्तक के आधार पर। समापर्तक के आधार पर भी हम करेंगे, तो इनके समापर्तक लिख लेते हैं। ठीक है, तो 15 के अपवर्तक लिखेंगे, 30 के भी लिखेंगे, और हम 45 के भी अपवर्तक लिखेंगे। अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है, तो समापर्तक के आधार पर करेंगे, तो 15 के गुणनखंड क्या होंगे, 15 के 1 होगा, 1 का जाता है, 2 का नहीं जाता, 3 का जा रहा है, 3 पंजे 15, 4 का नहीं जाता, 5 का जाता है, 5 3 15, 6 का 7 का 8 का किसी का नहीं जाएगा, और किसका जाएगा, 15 का। तो 1 3 5 और 15 इसके क्या हो गए, अपवर्तक हो गए। ठीक है, 30 के करेंगे तो 30 में 1 का भाग जाता है, 2 का भी जाता है 15 बार, 15 दूनी 30 होते हैं, 3 का भी जाता है, 3 जाए 30, 4 का नहीं जाता, 5 का जाता है, 5 छंग 30, और 6 का जा रहा है 5 छंग 30, और 6 का भी जा रहा है 6 पंजे 30, 7 का नहीं जाता, 8 का भी नहीं जाता, 9 का भी नहीं जाता, 10 का जाता है। ठीक है, 10 तिया 30। ठीक है, 11 का नहीं जाता, 12 का भी नहीं जाता, 13 का भी नहीं जाता, 14 का भी नहीं जाता, 15 का जाता है, 15 दूनी 30। ठीक है, और 15 दूनी 30, 2 बार में 30 आ गए, तो अब डायरेक्ट किसका जाएगा, 30 का ही जाएगा। ठीक है, तो ये इसके हो गए अपवर्तक। अब देखिए 45 के, तो 45 में 1 का जाता है, 1 तो लिखना है क्योंकि 1 सभी का अपवर्तक होता है, कहे कि गुणनखंड होता है। ठीक है, 2 का नहीं जा रहा है 45 में, 3 का जाएगा, अंकों का योग देखो 5 4 9 होते, 3 का जाएगा, 15 बा 15 45 होते हैं ना, 3 का जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 नाम 45। ठीक है, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 8 का बारे में 45 आते नहीं, 8 9 का जाएगा, 9 पंजे 45। ठीक है, 10 का नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 12 का भी नहीं जा रहा, 13 के बारे में 14 का भी नहीं जाएगा, 15 का, 15 3 45। ठीक है, 15 3 45 हो गए, 16 का नहीं जाएगा, 17 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट किसका जाएगा, हमारे 45 का ही जाएगा। किसका जाएगा, 45 का ही जाएगा। ठीक है, तो 1 3 5 9 15 और 45 ये जाएगा। ठीक है, अपवर्तक हमने लिख लिए, इसके अपवर्तक आए 4, इसके आए 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए, इसके 1 2 3 4 5 6 आ गए। ठीक है, अब देखिए समान अपवर्तक हम देखेंगे, तो इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है। ठीक है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। ठीक है, इसमें 15 है, इसमें भी 15 है, इसमें भी 15 है। ठीक है, ये समान अपवर्तक को हम यहाँ लिख भी सकते हैं, इनके समान अपवर्तक 15 30 45 के समापर्तक, समान अपवर्तक लिखे हम, तो क्या क्या है हमारे 1 3 5 और 15, ये आए 4 अपवर्तक आए समान। ठीक है ना, अपवर्तक तो हमने सबके लिख लिए, लेकिन समान अपवर्तक कितने आए, 1 3 5 15।
तो जो मस होता है वो क्या होता है, उनका सबसे बड़ा वाला अपवर्तक, या कहे कि उनका सबसे बड़ा गुणनखंड। ठीक है, तो 1, 3, 5, 15 में सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है, 15 है, तो 15 इसका क्या हो जाएगा, मस हो जाएगा। तो हम यहां लिख देंगे 15, 30, 45 का मस बराबर 15, मस बराबर 15। ठीक है, मस बराबर 15, 15, 30, 45 का मस क्या जाएगा 15, क्योंकि सबसे बड़ा अपवर्तक इसका क्या होता है, क्या होता है, इसका मस होता है। ठीक है, और तो मिलेंगे आपको, जैसे 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 15 भी है, लेकिन जो सबसे बड़ा होता है वही उसका क्या होता है, मस होता है। तो सबसे बड़ा अपवर्तक आया था हमारे 15, वही इसका मस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने 3 संख्याओं के मस निकाला, तो उसको हमने तीनों विधियों से यहाँ पर किया है। ठीक है, अब जो भी विधि आपको अच्छी लगे उस विधि से आप इसको कर सकते हो। इसके और भी हम सवाल करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा 156 और 180 का हमें मस यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और भाग विधि से भी कर सकते हैं और समापवर्तक से भी कर सकते हैं। तो समापवर्तक तो इनका निकालने में काफी टाइम लग जाएगा, तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर लेंगे और आपको मैं भाग विधि से भी इसको समझा रही हूँ। ठीक है, दोनों विधियों से आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो पहली विधि हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि से हम करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम 156 और 180 के भी हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब 156 के लिखते हैं पहले। तो क्या 156 में 2 का भाग जा रहा है, तो देखिए 156 का इकाइकांक 6 है, तो इसमें 2 का भाग पूरी बार चला जाएगा, क्योंकि इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होती है। तो 2 का भाग जा रहा है, तो 2, 7, 14 कितने बच गए यहाँ पर, शेषफल 1, आगे उतारे 6, तो कितने हो गए 16, और 16 में 2 का भाग जाएगा 8 बार, 2 8 16। ठीक है, यानी 78 बार चला गया। ठीक है, क्या अब 78 में 2 का भाग जा रहा है क्या, तो हाँ जा रहा है, क्यों, क्योंकि इकाइकांक इसमें 8 है। ठीक है, तो 2, 3, 6 कितने बच गए, शेषफल 1, आगे उतारे 8, तो 18 हो गए, 18 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार, 2 नाम 18। ठीक है, क्या अभी भी 2 का जा रहा है क्या, तो 39 में इकाइकांक 9 आ रहा है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 का नहीं जा रहा है, तो अब 3 का देंगे, क्योंकि 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 3 आती है। क्या 3 का जा रहा है क्या, तो अंकों का योग करते हैं, 9 और 3 कितने होते हैं 12, और 12 में 3 का भाग जाता है 4 बार, 3 चौक 12, इसका मतलब 39 में भी 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 13 बार गया। अब 13 हमारी कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं में तो अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है, 13 में 13 का ही भाग जाएगा, 13 एकम 13। ठीक है, एक आ गया भागफल में, इसका मतलब हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब 180 करते हैं। तो 180 का सबसे पहले किसका देना है, 2 का, 2 का जा रहा है क्या, तो 180 में इकाइकांक हमारे 0 है, इसका मतलब 2 का भाग तो इसमें पूरा जाएगा। ठीक है, तो 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 8 उतारेंगे 18 हो गए, 18 में जाएगा 2 नाम 18, 0 में भाग नहीं गया, भाग टूट की 0। क्या अभी भी 2 का जा रहा है, तो जाएगा, क्योंकि इकाइकांक 0 है, तो 2 का भाग 9 में देंगे, तो 2 चौक 8, शेषफल बच गए 1, आगे उतारे 0, तो कितने हो गए 10, और 10 में कितनी बार जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10। ठीक है, क्या अभी भी 2 का जा रहा है क्या, तो इकाइकांक 45 में 5 आया है, तो इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा, तो 2 के बाद कौन सी भाज्य संख्या आती है, 3, तो क्या 3 का भाग जाएगा, तो अंकों का योग कर लेते हैं, 5 और 4 कितने होते हैं 9, और 9 में 3 का भाग जाता है, 3 बार 3 तिया 9, तो इसका मतलब 45 में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है, तो 3 एकम 3, 1 बच गए, आगे उतारे 5, तो कितने हो गए 15, 15 में कितनी बार गया 5 बार, 3 पंजे 15। ठीक है, क्या अभी भी 3 का जा रहा है क्या, तो 5 और 1 कितने होते हैं 6, अंकों का योग 6 हो गया, 6 में 3 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब 15 में भी जाएगा, 3 पंजे 15। ठीक है, अब आ गए हमारे 5, और 5 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में तो स्वयं का ही भाग जाता है, तो 5 में 5 का जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गए। अब हम इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं कि 156 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13। ठीक है, और 180 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5, दोनों के लिख लिए। अब क्या करते हैं, गुणनखंड लिखने के बाद इनके जोड़े बनाते हैं, तो 2 संख्या है हमारे पास, तो 2 2 के जोड़े हमारे यहाँ पर बनेंगे, 2 2 का मतलब 2 नहीं,
दो संख्याओं का, दो जो दोनों में समान होगी उनका समूह हम बनाएंगे। ठीक है, तो दो इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक जोड़ा तो हमारा ये बन गया। दो इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक जोड़ा ये बन गया। तीन इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक जोड़ा इसमें बन गया। 13 इसमें नहीं तो नहीं बनेगा, तीन इसमें है लेकिन ऊपर वाले में नहीं, तो यहाँ पर जोड़ा नहीं बनेगा। 5 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं, तो यहाँ जोड़ा नहीं बनेगा। जोड़े नहीं बनते उनको हम, उनको कुछ भी नहीं करना, उनको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब लिख देंगे हम 156 180 का मस बराबर। अब जोड़ों में से हमें क्या लेना है, एक एक संख्या उनकी उतारनी, तो दो के जोड़े में से हम दो ले लेंगे, फिर अगला दो का जोड़ा है इसमें से भी दो ले लेंगे, तीन का जोड़ा है उसमें से हम तीन ले लेंगे। अब इनको क्या करना है, गुणा करना है। दो को दो से गुणा किया, दो दूनी चार, और चार को तीन से गुणा किया तो 4 3 12, तो 12 हमारा इनका क्या आ गया, मस आ गया। 156 और 180 का मस क्या आ गया, हमारे 12 आ गया। ठीक है, ये किए हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, अब आप इसको हम भाग विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भाग विधि भी आपको मैं अच्छे से समझा रही हूँ। ठीक है, भाग विधि, तो भाग विधि कैसे करते हैं, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में हम लगाते हैं। तो 156 और 180 में छोटी कौन है, 156 है, और 180 बड़े, यानी 156 का भाग किसमें लगाना है, 180 में लगा देंगे। ठीक है, तो 156 का भाग 180 में लगाएंगे तो 156 एकम 156, और 156 दूनी तो ज्यादा आ जाएंगे, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो एक तो इधर लिख देंगे भागफल में, और 156 180 के नीचे लिख देंगे। अब क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, तो 0 में 6 नहीं जाती, एक उधार लिए 10, 10 में 6 गए तो कितने बच गए, 4, यहाँ रह गए 7, 7 में से 5 गए तो 2। ठीक है, एक में से एक गया तो 0। ठीक है, अब जो हमारा शेषफल 24 आया था वो तो क्या बन जाएगा, हमारा भाजक बन जाएगा, यानी बाहर रह जाएगा, भाजक बन जाएगा। और जो हमारा भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, यानी इसको अंदर रख देंगे, यानी ये भाज्य बन जाएगा। ठीक है, अब 24 का भाग हमें किसमें लगाना है, 156 में। ठीक है, तो 24 का भाग 156 में लगाएंगे तो 24 का भाग एक में नहीं जाएगा, 5 उतारे 15 में नहीं जाएगा, चलेंगे 156 में, तो 156 में हम लगाएंगे तो 24 का पाड़ा बोलेंगे। तो 24 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 3 72, 24 चौक 96, 24 पंजे 120, और 24 छिक्की 144, 24 7 1 तो 168 ज्यादा हो जाएंगे, तो कितनी बार गया, 6 बार, 24 छिक्की 144। ठीक है, घटाएंगे तो 6 में से 4 गए तो कितने बच गए, 2, और 5 में से 4 गए तो कितने बच गए, 1, और 1 में से 1 गया तो 0, क्योंकि हमें भाग कब तक करना है, जब तक कि शेषफल में 0 नहीं आ जाता। ठीक है, अब ये 12 आ गए हमारे, तो 12 तो हमारा क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, यानी जो शेषफल बचता है वो तो क्या बन जाता है, भाजक बन जाता है। ठीक है, और जो भाजक था उसका जब भाग देने पर शेषफल 12 है, जो भाजक था वो क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। तो यहाँ 24 जो हमारा भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। ठीक है, अब 12 का भाग 24 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 12 दूनी 24। ठीक है, और कितने आ गए, शेषफल 0 0, लास्ट में 0 0 आ गया शेषफल, 0 0 आते ही हमारा जो भाग विधि वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब 0 0 कब आया था हमारा, जब लास्ट भाजक कौन सा था हमारा, 12 था, 12 था हमारा लास्ट भाजक, जब भी 0 0 आया शेषफल में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मस हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 156 180 का मस बराबर 12। 156 और 180 का जो मस है वो क्या हो जाएगा, हमारे 12 आ जाएगा। आपको जो अच्छी लगे उस विधि से आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 560 640 720 का मस हमें निकालना है। ठीक है, तो मस निकालेंगे तो यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका मस निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। पाँच सौ 640 720। ठीक है, तो पहले 560 का निकालते हैं, तो 560 में इकाई अंक 0 है, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, सबसे पहले 2 का भाग देना है, 2 का भाग जा रहा है तो इसमें 2 का भाग लगा देंगे, तो 5 में देंगे तो 2 दूनी 4, कितने शेषफल बच गए, 1, आगे उतारे 6, तो कितने हो गए 16, और 16 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 8 16, आगे 0 में भाग नहीं गया तो भाग टूट गई 0। क्या अभी भी 2 का जा रहा है क्या, तो हाँ जा रहा है, क्योंकि इकाई अंक क्या है, इसमें 0 है, तो 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 8 में जाएगा, 2 चौके 8, 0 में नहीं गया तो भाग टूट गई 0। क्या अभी भी 2 का भाग जा रहा है क्या, तो देखिए हाँ जा रहा है, क्योंकि इकाई अंक 140 में 0 आ रहा है, तो 2 का भाग जाएगा। ठीक है,
2 का भाग 1 में नहीं जा रहा, 4 उतारे 14 हो गए, 2 7 14, शेषफल कुछ भी नहीं बचा, आगे उतारे 0, 0 में भाग नहीं जा रहा है तो भाग टूट गई 0। क्या अभी भी 2 का जा रहा है कि? तो हाँ 2 का भाग जा रहा है, क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 0 है। 2 का भाग 7 में लगाएंगे तो 2 3 6, शेषफल बच गए 1, आगे उतारे 0 तो कितने हो गए 10, और 10 में 2 का भाग जाएगा 2 पंजे 10। ठीक है, क्या अभी भी 2 का जा रहा है क्या? तो नहीं जा रहा है 2 का, क्यों? क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 35 में 5 है, तो 2 का तो नहीं जा रहा। 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है हमारी 3, क्या 3 का भाग जा रहा है क्या इसमें? तो 3 का नहीं जा रहा है, क्यों? क्यों देखो अंकों का योग करते हैं, 5 और 3 कितने होते हैं 8, अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो संख्या में जाता है, तो यहाँ अंकों का योग 8 आ रहा है, तो 8 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 35 में भी नहीं जाएगा। 3 के बाद अभाज्य संख्या आती है हमारी 5, क्या इसमें 5 का भाग जा रहा है क्या? तो 5 का भाजकता का नियम होता है कि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से पूरी बार विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ 5 का भाग जाएगा 5 7 35। ठीक है, अब 7 आ गए। अब 7 कौन सी संख्या है भाई? अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में तो अपना ही भाग जाता है, स्वयं का ही भाग जाता है, तो 7 में 7 का ही जाएगा, 7 एकम 7, नीचे एक आ गए भागफल में, यानी इसके भाज्य गुणनखंड हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, 640 के करते हैं, तो 640 में इकाई का अंक 0 है, तो क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? हाँ जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? इसमें 0 है। ठीक है, चला जाएगा, तो 2 3 6, शेषफल कुछ भी नहीं बचे, 4 में देंगे, आगे 4 उतारेंगे, 4 में देंगे तो 2 दूनी 4, शेषफल नहीं बचे, आगे 0 उतारे, 0 भाग नहीं गया तो भाग टूट गई 0। आगे आगे हमारे 320, क्या 320 में 2 का भाग जाएगा? तो हाँ जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 0 है, तो 2 का भाग 3 में देंगे तो 2 एकम 2, शेषफल बच गए हमारे 1, आगे उतारे 2 तो कितने हो गए 12, 12 में कितनी बार जाएगा? 6 बार, 2 की 12, शेषफल नहीं बचे, आगे 0 उतारे, 0 भाग गया तो भाग टूट गई 0। 160 आगे, 160 में 2 का भाग जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 0 है, तो 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा, 6 उतारे 16 हो गए, 2 8 16, शेषफल नहीं बचा, आगे 0 उतारे, 0 भाग नहीं है तो भाग टूट गई 0। क्या अभी भी 2 का जा रहा है? तो जा रहा है, क्योंकि इकाई का अंक 0 है, तो 2 का भाग 80 में लगाएंगे तो 2 चौके 8, 0 भाग नहीं है तो भाग टूट गई 0। क्या अभी भी 2 का जा रहा है? तो जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? इसमें 40 में 0 है, तो 2 का जाएगा, तो 2 दूनी 4, 0 भाग नहीं गया तो भाग टूट गई 0। ठीक है, 20 आ गए, 20 में 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 है, तो 2 का भाग जब तक जा रहा है जाते देते जाना है हमें। ठीक है, 2 एकम 2, 0 भाग नहीं गया, भाग टूट गई 0। क्या अभी भी 2 का भाग जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 0 है, तो 2 पंजे 10, 5 आ गए, 5 हमारे अभाज्य संख्या है, तो 5 में 5 का ही जाएगा, 5 एकम 5, तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिए। ठीक है, आगे हमारे 720, हम 720 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 720 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या है? हमारे 0 है। ठीक है, 0 है, तो इकाई का अंक 0 है, तो इसमें 2 का भाग पूरा चला जाएगा, तो 2 का भाग हम लगाते हैं, तो पहले 7 में लगाएंगे, 2 3 6, कितने शेषफल बच गए 1, आगे उतारे 2 तो कितने हो गए 12, और 12 में कितनी बार जाएगा? 2 6 12, शेषफल नहीं बचे, आगे उतारे 0, 0 में भाग नहीं जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? भाग टूट की 0 लग जाएगी। 360 आ गए, 360 में 2 का भाग जाएगा क्या? तो जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 0 है, तो 2 का भाग देंगे, फिर 2 एकम 2, शेषफल बच गए 1, आगे उतारे 6, 6 उतारते हो गए 16, 16 में जाएगा 2 8 16, शेषफल नहीं बचे, आगे उतारे 0, 0 में भाग नहीं है तो भाग टूट की 0। 180 आ गए, 180 में 2 का जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 0 है, तो 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 8 उतारे तो 18 हो गए, 18 में 2 नाम 18, 0 में भाग नहीं गया तो भाग टूट की 0। क्या अभी भी 2 का जा रहा है क्या? तो 90 में इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब 2 का भाग पूरी बार जाएगा, तो 2 का भाग 9 में देंगे तो 2 चौके 8, शेषफल बच गए 1, आगे उतारे 0 तो हो गए 10, 10 में 2 पंजे 10। क्या अभी भी 2 का जा रहा है क्या? तो नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 5 आ गया, 45 में इकाई का अंक तो 5 आ गया, तो 2 का तो नहीं जाएगा। 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है 3, क्या 3 का जाएगा क्या? तो अंकों का योग कर लेते हैं, तो 5 और 4 कितने होते हैं 9, तो अंकों के योग में 9 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 45 में भी जाएगा। ठीक है, तो 3 एकम 3, कितने शेषफल बच गए 1, आगे उतारे 5, तो कितने हो गए 15, 15 में कितनी बार जाएगा? 5 बार, 3 पंजे 15। अब 15 आ गए, तो 15 में 3 का भाग जाएगा, इसे भी अंकों को जोड़े तो 5 और 1 6 होते हैं, 6 में 3 का जा रहा है, इसका मतलब 15 में भी जाएगा, तो 3 पंजे 15, 5 हमारे अभाज्य संख्या आ गई, तो अभाज्य संख्या में तो स्वयं का ही भाग जाता है, 5 एकम 5। ठीक है, तीनों के अभाज्य गुणनखंड हो गए, अब हम इनके गुणनखंडों को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 560 के गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7, यानी 4 बार तो हमारे 2 आए हैं, 1 बार 5 और 1 बार 7। ठीक है, 640 के अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे, तो 2 कितनी बार आए? 1 2 3 4 5 6 7 बार आए,
तो 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में आया है 5। ठीक है, 720 के हम गुणनखंड लिखते हैं। तो 720 के बाद जो गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में, यानी 1 2 3 4 बार तो 2 आ गए, 3 बार हमारे 3 बार आए, 2 बार है ना, 3 हमारे कितनी बार आए 2 बार, और 5 हमारे 1 बार आए। ठीक है, लिख लिया। अब क्या करते हैं हम, जोड़े बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जोड़े बनाएंगे। जोड़े तो यहाँ पर 3 संख्या है हमारी, तो 3 3 के ही जोड़े बनेंगे। ठीक है, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, तो एक जोड़ा तो हमारा ये बन गया। 2 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, तो एक जोड़ा हमारा ये बन गया। 2 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, तो एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, 2 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, तो एक जोड़ा हमारा ये बन गया। ठीक है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो एक जोड़ा हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हो, या आप डायरेक्ट गोला भी कर सकते हो। ठीक है, अब 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं बनेगा। 7 इसमें, इनमें नहीं तो नहीं बनेगा। 3 इसमें है लेकिन ऊपर वालों में नहीं है, तो नहीं बनेगा। तो ये जो जिनके जोड़े नहीं बन गए उनको हमें काम में नहीं लेना है, जो जोड़े बने उनमें से हमें अंक लेने यानी संख्या लेनी। ठीक है, तो हम लिख देंगे 560 640 720 का मस बराबर, तो देखिए हमारे 2 का जोड़ा बनाए, तो इसमें से 2 ले लेंगे, 2 गुणा में, फिर दूसरे जोड़े में से भी 2 लेंगे गुणा में, फिर तीसरा जोड़ा बनाए उसमें 2 का, तो उसमें से 2 ले लेंगे। चौथा जोड़ा भी हमारे 2 का बनाए, उसमें से भी 2 ले लेंगे। और हमारे जो 5वां जोड़ा बनाए वो 5 का बनाए, तो इसमें से हम 5 ले लेंगे। ठीक है, हर जोड़े में से हमने एक एक संख्या ले ली। तो 2 के कितने जोड़े बने थे, 1 2 3 4 जोड़े बने थे, इनमें से एक एक 4 बार ले ली। ठीक है, 2 2 2 2 को 4 बार ले लिया, और 5 का जोड़ा बना था उसमें से 5 ले लिया। अब क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंडों को हमें गुणा करना है। ठीक है, तो 2 को 2 से गुणा, 2 दूनी 4, 4 को 2 से गुणा किया 4 दूनी 8, 8 को 2 से गुणा किया तो 8 दूनी 16, 16 को 5 से गुणा किया तो 16 पंजे 80। ठीक है, 16 पंजे 80 हो गया हमारा। तो इनका हमारा मस क्या है, 560 640 और 720 का मस क्या है हमारे 80 आए। ठीक है, अब इसको हम भाग विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो भाग विधि से भी आपको मैं यहाँ पर समझा रही हूँ। ठीक है, तो भाग विधि कैसे करेंगे, छोटी संख्या का भाग पहले बड़ी संख्या में हम लगाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 560 है और उससे बड़ी 640, तो पहले तो इन दोनों का कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम 720 के साथ भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 560 का भाग हम किस में लगाएंगे, 640 में। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 560 का एक बार जाएगा, 2 बार में तो पता है ज्यादा आ जाएंगे, तो एक बार में आ गए हमारे 560। घटाएंगे तो 0 में 0 गए 0, 4 में 6 जाते, 1 उधार ले 14, 14 में 6 गए तो 8, यहाँ कितने रह गए हमारे 5, 5 में से 5 गए तो 0। ठीक है, अब शेषफल 80 रह गया, वो तो क्या बन जाएगा हमारा भाजक, और जो हमारा भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य, यानी इसको हम अंदर लेंगे और जो शेषफल था वो बाहर रह जाएगा। यानी बाहर रहने का मतलब है कि शेषफल तो हमारा क्या बन जाता है, भाजक, और जो भाजक होता है वो हमारा भाज्य बन जाता है। अब 80 का भाग 560 में लगाएंगे, तो 560 में कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। देखो 0 0 यहाँ पर आ गए, 8 को 7 से गुणा, 8 का 56, तो 80 को 7 से गुणा करते हैं तो 560 आते हैं, तो 7 बार चला गया, 7 बार में आ गए हमारे 560, तो 0 0 0। आपको पहाड़ा नहीं आता है तो आप 80 का पहाड़ा लिखकर भी इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो कितनी बार गया, 7 बार, और 7 बार में आने पर क्या है हमारे 0 0, यानी 0 0 हमारे 80 जो भाजक था तब हमारे 0 0 आए। अब जो ये लास्ट का भाजक था इसका भाग हमें हमारी जो आखिरी संख्या बची हुई ना अगली उसमें लगाना है। ठीक है, तो आखिरी संख्या है हमारी 720, तो 80 का भाग हम 720 में लगा देंगे। ठीक है, अब 80 का भाग 720 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो ये 0 है 0 है, और 8 को किससे गुणा करें कि 72 आ जाए, तो 8 नाम 72 आ रहे, पूरी पूरी बार जा रहा है, तो यहाँ कितनी बार गया, 9 बार, 9 बार में आ गए हमारे 720। घटाएंगे तो 0 0 0, 2 में 2 गए 0, 7 में 7 गए तो 0 0 में 0 गए 0 आएंगे। ठीक है, तो यानी 0 0 कब आए, जब हमारा भाजक क्या था, 80 था। हमारा भाजक जब 80 था तो हमारे लास्ट में 0 0 आए, यानी शेषफल में 0 0 आ गए। तो जब शेषफल में 0 जब आते हैं ना, तो वो जो जिस भाजक के द्वारा आए ना, जो लास्ट का जो भाजक था वही हमारा क्या होता है, मस होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि 560 640 720 का मस बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 80 हमारे हो जाएगा। ठीक है, दोनों विधियों से मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, आपको जो विधि अच्छी लगे आप उस विधि से उसको कर सकते हैं।
इसके बाद अब महत्तम समापत्ति या मस कब निकाला जाता है, जब हमारे पास पर्सन आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें मस निकालेंगे या लस निकालेंगे, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।